नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि टेकी ट्यूजडेज हिंदी जो है वो आपका एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों का जवाब देता हूं। हमेशा की तरह आपसे वही गुजारिश है कि यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है सिद्धांत प्रताप का। वो पूछते हैं विच प्रोसेसर इज बेस्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोसेसर सबसे अच्छा है। सिद्धांत, ये प्राइमरली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं। 90% ऑफ द केसेस में जब हम वेब डेवलपमेंट या डेस्कटॉप डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट करते हैं तो प्रोसेसर का रोल जो होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है। ज़्यादातर जो आपका रोल होता है वो आपका रैम और हार्ड डिस्क का होता है। अगर आपका रैम जो होता है, आपके पास अप्रोप्रिएट रैम है, जैसे मिनिमम 8 GB रैम है और SSD हार्ड डिस्क है रादर देन नॉर्मल हार्ड डिस्क, तो आपका डेवलपमेंट ऑफ कोर्स फास्ट होगा। स्पेशली 90% ऑफ मोबाइल, वेब या आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, क्योंकि आप जो है ज़्यादातर जो मोबाइल वेब ऐप डेवलपमेंट जो होता है वो ज़्यादातर आप नॉर्मल MIS बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जहाँ पर कि आप कुछ डेटा एंट्री करते हैं और उस डेटा के बेसिस पर आप कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। प्रोसेसर की इन्वॉल्वमेंट वहाँ होती है जहाँ पर कि आप कंप्यूट इंटेंसिव काम करते हैं। जैसे आप अगर ग्राफिकल प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि आप जैसे एडोब फोटोशॉप जैसा एप्लीकेशन बनाते हैं, या आप कहते हैं कि अपना इलस्ट्रेटर जैसा एप्लीकेशन बनाते हैं, यानी कि जहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग का कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं या आप फोटो एडिटिंग का कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, ऐसे एप्लीकेशन जो कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं, या मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के जो एप्लीकेशंस आप लिखते हैं, तो इन सब कामों को करने के लिए आपको हाई एंड प्रोसेसर्स की ज़रूरत होती है। यानी कि क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर प्रोसेसर, या ऐसे प्रोसेसर जिनमें कि सेपरेट मशीन लर्निंग के न्यूरल इंजन के कोर हों या ग्राफिक्स कोर हों, जैसे कि आपके M1 मैक्स या M1 प्रोसेसर्स के अंदर हैं। तो इस तरह के प्रोसेसर्स का इन प्रोसेसर के इन कोर्स का इस्तेमाल जो होता है वो तब होता है जब आप बहुत ही हाई एंड की प्रोग्रामिंग या हाई एंड का एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। हाई एंड का एप्लीकेशन वही हो गया जैसा मैंने आपको बताया, ग्राफिक्स डेवलपमेंट, ग्राफिकल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जैसे आप 3D मॉडलिंग का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या 3D मॉडलिंग का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उस तरह के काम के करने के लिए या उस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको हाई एंड प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप एक नॉर्मल डुअल कोर प्रोसेसर ले सकते हैं, चाहे आप i3 ले लें या i5 ले लें। i3 या i5 जो है दैट वुड बी मोर देन एनफ फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। इवन .NET डेवलपमेंट के लिए भी आप आज की डेट में अगर i3 या i5 यूज़ करते हैं तो दैट इज़ मोर देन एनफ। बस ये है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री साथ में रैम और हार्ड डिस्क जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए आपके सिस्टम पर और एक SSD हार्ड डिस्क होनी चाहिए, चाहे आपका 256 GB हो या 512 GB हो, लेकिन SSD होना चाहिए, रेगुलर हार्ड डिस्क नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं .NET डेवलपमेंट की बात करूं तो .NET में अगर आप वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट या डेस्कटॉप डेवलपमेंट कर रहे हैं रेगुलर यानी जेनरिक MIS बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो आपका कोर i5 या कोर i3 प्रोसेसर से आपका काम चल जाएगा, बशर्ते आपका रैम जो है वो 8 GB हो और आपके पास SSD हार्ड डिस्क हो। लेकिन अगर आप ग्राफिकल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या आप मशीन लर्निंग के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास प्रोसेसर जो है वो क्वाड कोर प्रोसेसर या ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर प्रोसेसर होना चाहिए और आपके पास सेपरेट ग्राफिक्स कार्ड वगैरह भी होना चाहिए। अगला सवाल नोवस कोड का है। वो पूछते हैं व्हाट इज रोल बेस्ड सिक्योरिटी इन .NET। नोवस रोल बेस्ड सिक्योरिटी जो है वो ऑथराइजेशन का कंसेप्ट है। ऑथराइजेशन यानी कि जब ऑथेंटिकेशन के बाद का अगला स्टेप। अब आप कहोगे ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन वो होता है जब हम किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं या ऑथेंटिकेट करते हैं कि आप सही यूज़र हैं या नहीं,
उसको हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। जैसे आप अगर जीमेल में जाते हैं, gmail.com पे गए, आपने अपना यूज़र आईडी, ईमेल आईडी डाला और पासवर्ड डाला, और जब आप ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं जीमेल में, तो आप बेसिकली अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि हाँ आप उस जीमेल अकाउंट के आप यूज़र हैं। दैट इज़ योर ऑथेंटिकेशन। अब बात आती है ऑथराइजेशन की। ऑथराइजेशन मतलब ये होता है कि आपको किस किस उस पर्टिकुलर सिस्टम के या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के किस किस सब सिस्टम्स का आपके पास एक्सेस है, यानी कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास नॉर्मल जीमेल अकाउंट है तो नॉर्मल जीमेल अकाउंट में आप जो है वो वीडियो कॉलिंग या कॉन कॉल वगैरह जो है, पेड कॉन कॉल वगैरह नहीं कर सकते, या रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते। या नॉर्मल जीमेल की जगह मैं आपको बेटर एग्जाम्पल मैं टीम्स का देता हूँ, क्योंकि टीम्स में आप जो है आप नॉर्मल अगर अपना रेगुलर आउटलुक या अपने किसी भी माइक्रोसॉफ्ट आईडी से फ्री का अगर आप टीम्स यूज़ करते हैं तो फ्री के टीम्स में आप मीटिंग जो है वो शेड्यूल नहीं कर सकते, मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास पेड टीम्स अकाउंट होना चाहिए। सो यानी कि पेड टीम्स अकाउंट होने का मतलब हुआ कि ये आपका पेड टीम्स अकाउंट होना जो है ये एक ऑथराइजेशन का फीचर है कि आप पेड टीम्स अकाउंट खरीदेंगे तो आप जब अपने टीम्स में लॉगिन करेंगे तो टीम्स चेक करेगा कि क्या आपका पेड टीम्स अकाउंट है या फ्री टीम्स अकाउंट है। अगर वो आपका पेड टीम्स अकाउंट होगा तो वो फीचर एनेबल कर देगा, अगर आपका फ्री टीम्स अकाउंट हुआ तो वो फीचर एनेबल नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइजेशन। सो आपका इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें आप रोल्स डिफाइन करते हैं। जैसे मैं अभी आपको टीम्स का एग्जांपल दिया, जो टीम्स में आपके दो रोल्स हो गए, एक तो आपका हो गया कि गेस्ट यूज़र या नॉर्मल यूज़र, और दूसरा हो गया आपका पेड यूज़र। सो पेड सब्सक्रिप्शन या पेड यूज़र। सो ये दो डिफरेंट रोल्स हैं, और इन रोल्स के बेसिस पर आपके टीम्स में जो है फीचर एनेबल और डिसेबल होते हैं। सो इसको हम कहते हैं कि रोल बेस्ड सिक्योरिटी। अब ये रोल बेस्ड सिक्योरिटी हम डॉटनेट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? डॉटनेट में रोल बेस्ड सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है या लाइब्रेरी होती है जिसको हम कहते हैं system.security। सो system.security नेम स्पेस में हमारे पास एक कलेक्शन होता है, उसको कहते हैं क्लेम्स कलेक्शन, और उस क्लेम्स कलेक्शन में हम यूज़र की प्रोफाइल सेटिंग सेव करते हैं, और हम जहाँ पर भी हम मीनू दिखाते हैं या जहाँ पर भी हमें ये चेक करना होता है कि इस यूज़र के रोल को किस चीज़ का एक्सेस है, वो हम इस क्लेम्स कलेक्शन को यूज़ करके कर सकते हैं। सो डॉटनेट में रोल बेस्ड सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्लेम्स कलेक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं उसके लिए आप मेरा लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, आप एक्सपेंसर का ओपन सोर्स एप्लीकेशन देख सकते हैं जो मेरे गिटहब चैनल पे आपको मिल जाएगा, और उसमें मैंने रोल बेस्ड जो आपका रोल बेस्ड स्क्रीन सेटिंग्स जो है वो इंप्लीमेंट किया हुआ है, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट किया हुआ है। सो वो कंप्लीटली ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। आप github.com/techirathor पर जाइए और वहाँ पर एक्सपेंसर XPENSER एक्सपेंसर एप्लीकेशन देख लीजिए, उसमें मैंने ये पूरा इंप्लीमेंट किया हुआ है। और ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट किया है, कैसे काम करती है, उसके लिए आप मेरे लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो कि अभी मैं 100 डेज ऑफ कोड लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। हर रोज़ 8:15 बजे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ ये, तो आप उस लाइव स्ट्रीम में आप देख सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और उसमें आपको पता चल जाएगा ये चीज़ हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं डॉटनेट के अंदर। अगला सवाल मेघा शर्मा का है। वो पूछती हैं, डू यू थिंक फॉर्मल्स इन ए कंपनी हैज़ टू डू समथिंग विद प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू द कंपनी विच डू नॉट हैव ए ड्रेस कोड? यानी कि क्या आप ये सोचते हैं कि फॉर्मल ड्रेस कोड पहनने वाली कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं कंपेयर टू उन कंपनीज के जहाँ पर कि नॉन फॉर्मल या कैजुअल ड्रेस कोड है? नहीं मेघा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर कंपनीज में ड्रेस कोड होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस डोमेन की है या किस तरह का काम करती हैं। जैसे वो कंपनियां जो कि ज़्यादातर क्लाइंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं, जैसे कि कंसल्टिंग कंपनी हो गई, अगर आप किसी कंसल्टिंग कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि आपको हमेशा फॉर्मल ड्रेस कोड में ही रहना है या फॉर्मल ड्रेस पहन करके ही ऑफिस आना है, क्योंकि
वहाँ पर कंपनी का एक इम्प्रेशन या कंपनी का एक प्रोफेशनल इम्प्रेशन जो है, एम्प्लॉय का एक प्रोफेशनल इम्प्रेशन जो है, वो कंपनी अपने क्लाइंट्स के सामने पेश करना चाहती है। इसलिए कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि आप हमेशा फॉर्मल ड्रेस कोड में आइए। ये चीज़ मोस्ट ऑफ द सर्विस कंपनीज में भी होता है, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी होती है उसमें भी वो लोग जिनका कि क्लाइंट के साथ रेगुलर इंटरेक्शन होता है वो 99% ऑफ द केसेस में वो फॉर्मल ड्रेस में ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कभी भी उनको क्लाइंट के सामने जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और उस केस में वो ये नहीं चाहते कि उनका जो अपीयरेंस है वो किसी तरीके से ये दिखाए कि वो जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अनटाइडी टाइप के हैं, इसलिए वो हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं। यही रीज़न है कि ज़्यादातर कंपनीज़ के जो CEOs हैं, CTOs हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ये सब जो हैं वो हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, जबकि ज़्यादातर कंपनीज अपने बैकएंड एम्प्लॉयज़ को एक रिलैक्स्ड ड्रेस कोड देती हैं क्योंकि उनका कस्टमर के सामने ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये कंपनीज भी जब अगर कोई कस्टमर आता है ऑफिस विजिट के लिए तो उस केस में वो सबको बोलते हैं कि हाँ भाई आपको हमेशा फॉर्मल ड्रेस में ही आना है। सो जैसा कि मैंने कहा, ड्रेस कोड का प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, उसका बेसिकली कंपनी के डोमेन से लेना देना है कि कंपनी किस तरह के डोमेन में काम करती है, या ज़्यादातर इस चीज़ से लेना देना है कि वो क्लाइंट इंटरेक्शन कितना करती है। उसके बेसिस पर आपका ड्रेस कोड रखती है कंपनी। अदरवाइज कई कंपनी जो हैं ड्रेस कोड नहीं भी रखती हैं। अगला सवाल तोशी का है। वो पूछते हैं, व्हाट करियर पाथ कैन आई परस्यू इफ आई एम गुड एट प्रोग्रामिंग बट डोंट वांट टू वर्क इन ए कॉर्पोरेट जॉब। यानी कि मेरे पास करियर के कौन से ऑप्शन है यदि मैं प्रोग्रामिंग में अच्छा हूं लेकिन मैं कोई कॉर्पोरेट जॉब या कहीं पे भी नौकरी नहीं करना चाहता। तोशी, यदि आप एक अच्छे डेवलपर अपने आप को समझते हैं लेकिन आप कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल से आपके पास ये 3-4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है फ्रीलांस डेवलपर बनने का, यानी कि आप एक फ्रीलांस डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसमें आप किसी कंपनी से जुड़े नहीं होंगे, आपको वेबसाइट्स पर जाकर के फ्रीलांस जॉब्स ढूंढनी होंगी। जैसे आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं, लिंक्डइन पे भी फ्रीलांस जॉब्स होती हैं, अपवर्क पे जा सकते हैं, freelancer.com पे जा सकते हैं। ऐसे ही किसी भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड साइट पे जा कर के आप फ्रीलांस के जॉब्स ढूंढ सकते हैं और उन जॉब्स पे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से पैसे ले सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से जो है काम कर सकते हैं। सो पहला ऑप्शन आपके पास होगा टू वर्क एज ए फ्रीलांसर। अब एक फ्रीलांसर के तौर पर आप अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको फ्रीलांसिंग गाइड बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप इंडी हैकर बन सकते हैं। इंडी हैकर उन लोगों को कहा जाता है जो कि एक सिंगल आदमी या 2-3 लोग मिल करके एक छोटी सी कंपनी बनाते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। छोटी सी कंपनी, आप कोई छोटा सा टूल, छोटा सा प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपने कोई कंट्रोल लाइब्रेरी बना दी और उस लाइब्रेरी का लाइसेंस आप लोगों को बेच रहे हैं, या आपने कोई ऐसा टूल बना दिया जिस टूल से आप कुछ कमाई कर सकते हैं, जिस टूल से आप मंथली इनकम ले सकते हैं। सो आप बेसिकली एक इंडी हैकर बन करके आप जो छोटे छोटे SaaS बेस्ड एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं और उन SaaS एप्लीकेशन से आप मंथली इनकम कमा सकते हैं। इंडी हैकर्स के बारे में यदि आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इंडी हैकर्स वेबसाइट पे जा सकते हैं। इंडी हैकर वेबसाइट जो है वो एक कम्युनिटी है जहां पर कि इसी तरह के SaaS बिजनेसेस वाले डेवलपर्स जो हैं वो बात करते हैं। ज़्यादातर इंडी हैकर्स जो होते हैं वो एज ए साइड प्रोजेक्ट अपना इंडी हैकर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उसी में फुल टाइम जुड़ जाते हैं। तो आप भी इसी तरह का काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर होने के साथ साथ आप इस तरह के इंडी हैकिंग कर सकते हैं और छोटे छोटे टूल्स वगैरह बना सकते हैं जिनसे कि आप लाइसेंस या मंथली इनकम जो है वो कमा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने का, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर कि आपके कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के अगेंस्ट में आपको अवार्ड्स एंड प्राइजेस मिलते हैं। सो आप इस तरह की किसी भी वेबसाइट पर जा कर के आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप एक कॉम्पिटिटिव कोडर के तौर पर भी आप कमाई कर सकते हैं।
यदि आप गूगल सर्च करें ऑन कॉम्पिटिटिव कोडिंग वेबसाइट्स तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ज़्यादातर इंटरव्यू साइट्स भी जो हैं वो भी कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं। इंडिया में एक दो साइट्स हैं जैसे गीक्स फॉर गीक्स हो गया, या आपके और भी दो चार साइट्स हैं। साइट्स का नाम मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा सच बताऊं तो, लेकिन आप अगर गूगल सर्च करेंगे कि साइट्स विच प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव कोडिंग, तो आप जो है कॉम्पिटिटिव कोडिंग के उन साइट्स पर जा करके अपना प्रोफाइल बनाइए और आप उनके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए और आप जीतेंगे तो ऑफ कोर्स आप उस मनी से अपना खर्चा चला सकते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा सा एक रिस्की बिजनेस है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव कोडिंग के केस में होता क्या है कि आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उस टाइम के पैसे तो ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप नहीं जीत पाए तो आपका वो पूरा टाइम और पूरे पैसे जो है एक तरह से वेस्ट जाते हैं। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग जो है वो तभी करें अगर आपके पास ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है आपके ब्रांड बिल्डिंग के लिए, या आपके लेटर ऑन अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए। चौथा ऑप्शन आपके पास है बग बाउंटी हंटर बनने का। बग बाउंटी हंटर वो लोग होते हैं जो कि एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में बग्स निकालते हैं। ज़्यादातर ऐसे बग बाउंटी हंटर्स को कंपनीज जो हैं वो पैसे के तौर पे पैसा रिवॉर्ड करती हैं, या कई बार वो उनको जॉब भी रिवॉर्ड करती हैं। सो आप अगर जॉब नहीं करना चाहते तो आप बग्स निकाल करके आप उन बग्स के अगेंस्ट में पैसे ले सकते हैं। ज़्यादातर पॉपुलर वेबसाइट्स जैसे फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या आपके जो पॉपुलर और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उन सारे एप्लीकेशंस के बग बाउंटी प्रोग्राम चलते हैं। आपको उसके लिए अगेन आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा कि करंट रनिंग बग बाउंटीज़। तो इस तरह के आपको बग बाउंटी सर्च करके आप एक बग बाउंटी डेवलपर या बग बाउंटी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशंस के बग्स निकालिए और उन बग्स के अगेंस्ट में आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरह ही बग बाउंटी प्रोग्राम्स भी जो होते हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं, और ये उन्हीं के लिए अच्छे होते हैं जो लोग या तो एक एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ में, या जैसा कि मैंने कहा जिनके ऊपर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आप इसको एज ए रिस्क या एज ए हॉबी कर सकते हैं, लेकिन एज ए फुल टाइम जॉब करने के लिए इसमें आपके पास बैकअप अमाउंट या बैकअप पैसे होने चाहिए, ताकि आप जो है अपना जो इनिशियल करंट बग बाउंटी है उसको आप स्पॉन्सर कर सकें या उसको आप फंड कर सकें, ताकि उससे आपको जो जब आप बग बाउंटी से पैसे मिलेंगे तो आपको आप आगे का खर्चा चला सकते हैं। सो ये एक तरह से थोड़ा सा रिस्की जॉब है। सो ये लास्ट के जो दो जॉब्स हैं, यानी कि आपका कॉम्पिटिटिव कोडर और बग बाउंटी प्रोग्रामिंग, ये दोनों थोड़े रिस्की काम है। अगर आपको एक स्टडी काम करना है तो स्टडी काम के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना चाहते तो दो ही ऑप्शन है, वो है कि आप एक फ्रीलांसर बन जाइए या आप एक इंडी हैकर बन जाइए। अगला सवाल प्रतीक जैन का है। वो पूछते हैं, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स फ्रेशर डू इन आईटी कंपनीज? यानी कि फ्रेशर्स के द्वारा किया जाने वाला सबसे कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन से हैं जो कि आईटी कंपनीज में फ्रेशर्स करते हैं। ठीक, जो मिस्टेक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मिस्टेक्स फ्रेशर्स ही नहीं, कई बार एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स भी ये मिस्टेक करते हैं। सो मैं आपको सारे मिस्टेक्स बताता हूं एक एक करके, जो कि ज़्यादातर फ्रेशर्स या कई बार एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स भी आईटी कंपनीज में करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक जो फ्रेशर्स करते हैं या कई बार एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी करते हैं, ज़्यादातर जो कि इनिशियल डेज ऑफ एक्सपीरियंस में होते हैं, यानी कि 3-4 साल एक्सपीरियंस वाले लोग जो है वो भी ये मिस्टेक करते हैं कि वो हमेशा बज़वर्ड टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना चाहते हैं। यानी कि फ्रेशर्स जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनका मन हमेशा यही रहता है कि जो वेबसाइट में या यूट्यूब में 2-4 लोगों ने जो वीडियो बना दिया कि 2022 के टॉप लैंग्वेजेस कौन से हैं, तो ये लैंग्वेज हैं, तो वो उन लैंग्वेजेस पे या उन फ्रेमवर्क पर या उन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना चाहते हैं। जैसे आज की डेट में सारे फ्रेशर जो भी वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो या तो एंगुलर में करना चाहते हैं या रिएक्ट में करना चाहते हैं। उनको डॉटनेट में काम नहीं करना है या फ्रंट एंड में काम नहीं करना है, या उनको नोड जेएस में काम करना होता है, उनको बैक एंड में डॉटनेट में काम नहीं करना होता है, जावा में काम नहीं करना होता है। तो ज़्यादातर जो फ्रेशर्स होते हैं या ज़्यादातर जो आपके मिड लेवल टेक्नोलॉजी वाले जो बंदे होते हैं या
इनिशियल करियर वाले जो बंदे होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं बज़वर्ड टेक्नोलॉजी में काम करूं रादर देन कि एक एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी के या जो भी उनको काम दिया जाता है, जिस तरह का उनके पास प्रोजेक्ट होता है उसमें काम करने की बजाय हमेशा वो जैसे टिम कोरी भी बोलते हैं कि शाइनी फ्रेमवर्क सिंड्रोम जिसे कहते हैं, कि हमेशा वो लेटेस्ट शाइनी फ्रेमवर्क पे काम करना चाहते हैं रादर देन कि एक एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म के या एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क के। दूसरा मिस्टेक जो करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपनी सैलरीज को कंपेयर करते हैं अपने साथ वालों के साथ में। अमूमन एक्सपीरियंस लोग भी करते हैं, लेकिन फ्रेशर ये मिस्टेक ज़्यादा करते हैं क्योंकि कई बार फ्रेशर्स जो होते हैं वो एक कंपनी में हायर होते हैं, इकट्ठे हायर होते हैं और एज ए बैच हायर होते हैं और फिर उनको जो है डिफरेंट टीम्स में डाल दिया जाता है। तो लेकिन वो ये नहीं देखते कि दूसरी टीम वाला जो है पर्सन जो है वो किस तरह का काम कर रहा है या कैसा काम कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, उसकी टीम के पास कितना पैसा है। वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते, वो सीधे देखते कि यार इस टीम के बंदे में इस टीम में तो इस बंदे को इतना हाइक मिला है, मुझे इतना हाइक क्यों नहीं मिला। वो सीधे इस तरह का कंपैरिजन करते हैं और इस चक्कर में या तो वो जॉब चेंज करने के लिए सोचते हैं या तो फिर वो उतने उत्साहित नहीं होते, वो डिस्करेज हो जाते हैं और वो फिर काम में मन नहीं लगा पाते और गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से फिर ऑफ कोर्स उनको और ज़्यादा नुकसान होता है। बेटर ऑप्शन ये होता है कि सैलरी कंपेयर ना करें बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपेयर करें, काम कंपेयर करें कि किस तरह का काम आपका जो वो दूसरा जो फ्रेंड है जिसको कि ज़्यादा हाइक मिल रही है सेम कंपनी में, वो किस तरह का काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उस तरह के काम को सीखने की कोशिश करें। या ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म विजन रख करके जो आप काम कर रहे हैं उसी काम में अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करें रादर देन कि जस्ट सैलरी कंपैरिजन करने के। तीसरी गलती जो कि सबसे ज़्यादा फ्रेशर्स करते हैं या कई बार एक्सपीरियंस लोग भी वो गलती करते हैं, वो है कि वो अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपने अपस्किलिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। वो ज़्यादातर इन्वेस्ट जो करते हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे करते हैं रादर देन कि अपने आप पे इन्वेस्ट करने की। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं कि बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि आपके पास जो होता है साथ में कंपनीज क्या कहती हैं कि आप जो है अपना फ्री टाइम पे कुछ भी लर्निंग कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट वगैरह। मैं 2-4 कंपनीज में जानता हूं, सर्विस कंपनीज में जो होता है उनका टाई अप होता है कई सारे ओपन जो आपके ऑनलाइन जो कोर्स प्रोवाइडर्स होते हैं उनके साथ टाई अप होता है, जैसे उडीमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, इन सब के साथ कई कंपनीज का टाई अप होता है कि उनके एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पर फ्री में कोई भी पेड कोर्स जो है वो फ्री में कर सकते हैं। तो इस तरह की और इन कोर्सेज को करने के लिए कई बार क्या होता है कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ भाई हम आपको पैसे देंगे या हम आपको बोनस देंगे या आपका लर्निंग का टारगेट रहेगा, KPI टारगेट हर साल डालते हैं कि आपको इतना सर्टिफिकेशन या इतना नॉलेज गेन करना है, सो आप अपने आप को अपस्किल कीजिए। लेकिन वो जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते उस अपस्किलिंग के लिए। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट क्या करना होगा। इन्वेस्टमेंट जैसे वो ये सोचते हैं कि अगर उनको अपस्किलिंग करना है तो वो ऑफिस टाइम में ही अपस्किलिंग करेंगे, यानी कि ऑफिस में उनको 2 घंटे खुद की लर्निंग के लिए चाहिए, वो घर में वो टाइम नहीं लगाते। और कई बार ये भी होता है कि जैसे फ्रेशर्स हो गए या जूनियर एम्प्लॉयज़ हो गए, उनको ऑफकोर्स लैपटॉप वगैरह नहीं मिला होता है ऑफिस से, या लैपटॉप जो ऑफिस से मिला होता है वो ऑफिस के काम के लिए मिला होता है। तो अगर आपको अपस्किल भी करना होता है तो दे डोंट इन्वेस्ट ऑन गुड रिसोर्सेज, जैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए या पर्सनल लर्निंग के लिए वो एक अच्छा सिस्टम नहीं खरीदते हैं, अच्छा लैपटॉप नहीं खरीदते हैं। ज़्यादातर यही डिपेंड रहते हैं कि ऑफिस उनको जो लैपटॉप देगा उसी पे वो सब कुछ करेंगे, बल्कि दिखावे के लिए आईफोन खरीद लेंगे, लेकिन वो सीखने के लिए एक अच्छा मैकबुक या मान लीजिए कि एक अच्छा, अगर आप विंडोज़ की ही बात करें तो एक अच्छा विंडोज़ पीसी जो है 1.25 लाख का, वो एक विंडोज़ पीसी नहीं खरीदेंगे या विंडोज़ सिस्टम नहीं खरीदेंगे जिसपे कि वो चीज़ें इंस्टॉल करके अपने आप को अपस्किल कर सके। उसकी बजाय वो 1.25 लाख का मोबाइल खरीद लेंगे शो ऑफ करने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास आईफोन है। तो फ्रेशर्स को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। दे शुड फोकस ऑन अपस्किलिंग देमसेल्फ एंड इन्वेस्टिंग ऑन रिसोर्सेज विच हेल्प देम इन अपस्किलिंग देमसेल्फ। चौथा मिस्टेक जो फ्रेशर्स करते हैं और कई बार एक्सपीरियंस लोग भी करते हैं वो है कि हमेशा ये सोचना कि टेक्निकल स्किल्स ही सब कुछ होते हैं।
वो ये नहीं सोचते कि टेक्निकल स्किल्स के अलावा और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, जैसे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए। यानी मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बोलूं कि सॉफ्ट स्किल्स पे इन्वेस्ट नहीं करते। वैसे तो स्किल इंप्रूवमेंट वो इन्वेस्ट ही नहीं करते, लेकिन अगर करते भी हैं तो ज़्यादातर फोकस उनका टेक्निकल स्किल्स पे होता है, उनका सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस नहीं होता है। यानी कि जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, टीम बिल्डिंग स्किल्स हो गए, नेटवर्किंग स्किल्स हो गए, वो इन सब चीज़ों पे फोकस करने की बजाय सिर्फ उनका फोकस जो होता है, अगर वो करते भी हैं तो फोकस सिर्फ जो है वो टेक्निकल स्किल्स को बिल्ड करने पर होता है, ना कि इन सारे स्किल्स पे। जबकि लॉन्ग टर्म में ये सारे स्किल्स भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कल को जब आप टीम लीडर बनते हैं या कल को जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं तो आपका टीम मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपको आगे करियर में ग्रो करने के लिए। सो आपको जो है इन स्किल्स पर भी इम्प्रूव करना चाहिए, या आपको इन स्किल्स को भी सीखने के लिए, अपस्किल करने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि टेक्निकल स्किल्स ही सब कुछ होते हैं। पांचवी गलती जो ज़्यादातर फ्रेशर्स या मिड लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जूनियर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं आईटी कंपनीज़ में, वो ये करते हैं कि वो एक्सटर्नल लोगों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कंपेयर टू देयर ओन सीनियर्स। इसका एग्जाम्पल मैं टिपिकली ये दूंगा कि करियर पाथ के लिए या करियर ग्रोथ के लिए ज़्यादातर फ्रेशर्स जो होते हैं वो यूट्यूबर्स के पास जाते हैं कि आप हमें इसका पाथ दो, इसका करियर पाथ दो, मेरे लिए ये सही रहेगा या ये सही नहीं रहेगा। इस तरह के गाइडेंस के लिए ज़्यादातर वो यूट्यूबर्स के पास या जो क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म्स हैं उन वहाँ पर ये क्वेश्चंस लिखते हैं कि क्या इसका करियर ज़्यादा अच्छा है या उसका करियर ज़्यादा अच्छा है। यदि आप एक फ्रेशर हो, आप ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपके पास ऑलरेडी आपका करियर पाथ सेट है। आप अपने सीनियर से बात करो कि मेरा करियर पाथ क्या है, या आप अपने एचआर प्रोफेशनल से बात करो कि मेरा ये लॉन्ग टर्म करियर पाथ क्या है आपकी कंपनी में। सो आप अपनी कंपनी के हिसाब से आप अपने करियर को जो है उस करियर ग्रोथ या करियर प्लान पे काम करो, रादर देन कि किसी एक्सटर्नल सोर्स के। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप कंपनी के करियर पाथ को ही फॉलो करोगे तो वो पाथ जो है वो ऑफ कोर्स आपको दूसरी कंपनी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो करियर पास होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में वो, या किसी भी पर्टिकुलर आप कहें डोमेन में या इंडस्ट्री में जो होता है वो करियर पाथ जो होता है वो कॉमन होते हैं। सो आपको रादर देन ये यूट्यूब के लोगों पर, जैसे कि मैं हो गया, या आपको किसी एक्सटर्नल लोगों के ऊपर गाइडेंस के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए, बल्कि आपको अपने सीनियर से बात करनी चाहिए कि जो आपकी कंपनी में आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया या आपके जो आपका एचआर पार्टनर हो गया, उनसे बात करनी चाहिए कि आपको अपने करियर ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर इन दोनों से मिल करके इनसे अपने करियर गाइडेंस के लिए बात कीजिए। स्पेशली ये चीज़ फ्रेशर्स पर तो सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है कि फ्रेशर्स को अपने टीम लीडर्स और मैनेजर से पूछना चाहिए कि उनको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए उनको, मतलब जैसे, क्योंकि हर कंपनी में जो है आपका मंथली 101 या क्वार्टरली 101 होता है, जहाँ पर कि जो टीम लीडर्स होते हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो अपने टीम मेंबर से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके गोल्स क्या हैं। सो इन गोल्स को सिर्फ इसी चीज़ पे ना डालें कि काम कैसा चल रहा है, सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस ना करें, बल्कि अपने लर्निंग के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए उनको क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी काम करें। और जो फीडबैक जो टीम लीड या मैनेजर जो आपको फीडबैक देता है उसको पॉजिटिवली ले। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि उनको लगता है कि यार ये तो हमारी कमियां ही निकाल रहा है, लेकिन आप अगर उन कमियों को पॉजिटिवली लेकर के उनके ऊपर काम करते हैं तो ऑफ कोर्स आप अपने करियर में ग्रो करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 4-5 बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने फ्रेशर्स को और कई बार जूनियर एम्प्लॉयज़ को करते हुए देखा है आईटी कंपनीज़ में। अगर वो ये 4-5 कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करें तो वो अपने करियर में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे टैग करके और #टेकी ट्यूजडेज के साथ पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल सेम हैं, टेकी राठौर। आप अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे।
यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो फिर से मैं वही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।